स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी एक लड़की की जिंदगी की कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं हैरान रह गई। मेरा पति वाकई में बहुत खूबसूरत था, अमीर भी बहुत था और बहादुर भी। सुना था कि उसका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसकी ऐसी पिटाई की कि सारे शहर ने देखा। उसकी तो वीडियो भी बनी हुई थी जो एक वेबसाइट पर पड़ी थी और लोगों ने नीचे बड़े बड़े कमेंट्स किए थे। यानी एक मशहूर और खूबसूरत और बहादुर इंसान से मेरी शादी हो रही थी। उसका नाम रवि था। नाम भी क्या खूब था। मैं बहुत खुश हो गई। मैं भी किसी से कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। हमारी जोड़ी अच्छी बनी थी, बल्कि अभी भी अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादा खूबसूरत थी। खैर, शादी की तैयारियां होने लगी और मेरी शादी हो गई। जब मैं उस घर में गई तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से अपनाया कि सारे शहर ने देखा हमारी शादी। शहर की बड़ी शादियों में से एक थी। सबको पता था कि रवि इंडस्ट्री के मालिक की शादी हो रही है। हर चीज़ पहली चीज़ से ज़्यादा बेहतर थी। मेरे लिए उन्होंने खुद ही सब कुछ बनाया और वह भी देखने के काबिल था। लेकिन शायद हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि हमारी खुशियों को नज़र लग गई। खुशियों को नज़र लगती है ऐसे बड़ी बड़ी सर्दियों में, शादियों में। बाद में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कुछ बुरा होता है। लेकिन यह नहीं पता था कि मेरे मामले में इतनी जल्दी हो जाएगा और इतना बुरा हो जाएगा। अभी मेरा पति मेरे कमरे में आने वाला नहीं था। अभी बहुत सी रस्में थी, बहुत सा समय लगने वाला था। शायद जब वह मेरे कमरे में आता तो तब तक करीबन सुबह ही हो जाती। लेकिन यह लोग अमीर लोग थे, यह तो 11 बजे उठते थे, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर, मेरा पति मेरे कमरे में आने वाला था। मुझे यह खबर मिल गई। मुझे फिर से तैयार किया गया। मेरा जो मेकअप खराब हो गया था वह सही किया गया, बल्कि मुझे सिंपल कपड़े पहनने को कहा गया। उन्होंने कहा कि उसे तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का कोई शौक नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर कोई रिवाज काम नहीं होता। अगर उसे तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का शौक हुआ तो तुम फिर से किसी दिन दुल्हन बन जाना। और बात ऐसी ही थी। मेरे लिए जो साजो सामान लिया गया था वह ऐसा ही था कि अगर मैं रोज तैयार होती तो मैं दुल्हन ही लगती। इतने बड़े बड़े कामदार सूट और उसके साथ के जेवर पहने जो मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसकी चाल कुछ अजीब सी थी। मुझे लगा कि यह अमीर आदमी है, शायद नशे में है। लेकिन उसने कहा कि वह शराब को हाथ भी नहीं लगाता है क्योंकि उसे अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत है। लेकिन वह बार बार खांस रहा था, कभी अपने मुंह पर हाथ लगाता, कभी पेट पर कहने लगा कि मुझे इतनी मिठाई खिला दी गई है कि लगता है मेरे पेट में कोई गड़बड़ होने वाली है। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। अभी उसने मेरा हाथ ही पकड़ा था कि उसे अचानक से उल्टी आई और वह बेहोश हो गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने तुरंत लोगों को बुला लिया, उसे अस्पताल ले गए। मुझे साथ नहीं जाने दिया, लेकिन पता चला कि रास्ते में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि हम सबके कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी। मेरी सारी बहनों की शादी हो चुकी थी, सब अपने अपने घर को हो गई थी और मेरे पापा भी इस दुनिया से जा चुके थे। सिर्फ माँ ही थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया था। मैं अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। पता नहीं उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। यह सब कुछ इतना अजीब था। लोग कहते हैं कि शादी के अगले दिन दुल्हन अस्पताल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा पति शादी की रात में ही अस्पताल चला गया था। यह लोग पढ़े लिखे समझदार थे, अमीर थे, इसलिए ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या पता दिल में सोच रहे हो कि कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं किया। पर जब डॉक्टर ने हमें यह बताया कि उसे जहर दिया गया है तो मेरे कदमों तले से भी जमीन निकल गई। भला मैं अपने पति को जहर क्यों देती? मुझ पर किसी का शक नहीं था और मैंने ऐसा किया भी नहीं था। पर यह किसने किया था? खैर, जिसने भी किया था वह बचने वाला नहीं था। हम उसे बाद में पकड़ ही लेते। अभी सब मेरे पति की जिंदगी की दुआ करने लगे और मैं समझ गई कि मुझे नजर लग गई है। अब तो बस भगवान से ही दुआ कर रही थी। लेकिन
मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसे इतना ज़्यादा जहर दे दिया गया था कि उसके जिस्म के सारे जरूरी अंग फेल हो गए और उसे आखिरी वक्त में कुछ बोलने तक की मोहलत ना मिली। मेरे नसीबों को आग लग गई थी। मेरे हाथों पर अभी सुहाग की मेहंदी लगी थी, आंखों में ख्वाब थे, दिल में अरमान थे। मैं तो अभी कुछ घंटों की दुल्हन थी कि मेरा दूल्हा इस दुनिया से चला गया। लोग मुझे डायन कहने लगे, मुझे बुरा भला कहने लगे कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यह एक ऐसा हादसा था जो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, और जब होता है तो जो मर जाए उसके साथ दूसरा भी मर जाता है, क्योंकि दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। मेरे पति की आखिरी रस्में पूरी कर दी गई तो फिर सब इस बात पर सब जोर के साथ बैठ गए कि आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि वह तो अच्छा भला दुल्हन के कमरे में गया था, लगता है दुल्हन ने कुछ किया है, शायद यह हमारे दुश्मनों की भेजी हुई है। हमारे तो इतने सारे दुश्मन हैं, उन सब ने यह इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैं चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, पर कुछ ना कर पाई। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए कुछ ना कर सके। बाप इस दुनिया में था नहीं, और माँ बेचारी क्या क्या करती। अगर मेरी माँ किसी बहुत बड़े ओहदे पर होती, बहुत अमीर होती, वह शायद मुझे तब भी ना बचा पाती, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। क्योंकि मेरी माँ तो एक आम औरत थी जिसने स्कूल में पढ़ा लिखा के अपनी सारी बेटियों की शादी की थी, और जो इस बात पर खुश थी कि चलो एक बेटी इतने अच्छे घर में चली गई तो बाकियों का भी ख्याल करेगी। लेकिन मेरा घर तो उजड़ गया था। मैं जेल चली गई। जब जेल में गई तो सब लोगों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और धुतकारा। एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे बालों से पकड़ के ज़मीन पर धक्का दे दिया। उसने कहा कि हम सब यहाँ पर गुनाह करके ही पहुँचे। हमने कोई ना कोई बुरा काम किया, लेकिन अपने ही पति की शादी की रात जहर दे देना एक बहुत ही घटिया काम है। तू तो इतनी खूबसूरत है, लगता है तेरा किसी और के साथ चक्कर था, तभी तूने अपने पति को मार डाला। अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की कहानी में से निकाल के बाहर फेंका। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने मुझे ना सिर्फ कातिल बल्कि गद्दार भी जाना और कहा कि अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि इसका चक्कर किसी और के साथ होगा। यह बातें सिर्फ जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल के बाहर भी हो रही थी। मेरी कहानी बन गई थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लोगों की जुबान पर सिर्फ मेरी बात थी, और जब तक लोगों को दूसरा काम ना मिलता वह मुझे ही डिस्कस कर रहे थे। सब कह रहे थे कि लगता है लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। मेरी माँ को यह सब सुनना पड़ रहा था। मेरी बहनों के घर में उनको भी ताने पड़ रहे थे कि तुम्हारी बहन तो ऐसे निकले, इतने तो अपने पति को जहर दे दिया। उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल हो रही थी और मैं दिन रात रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी रात आई जब जेल की जेलर थी, वह बड़ी अजीब सी औरत थी, बहुत लंबे कद की थी और जरा सी बात पर हाथ उठाती थी। थोड़ी सी गलती होती तो माफ़ नहीं करती थी। एक दिन वह मेरी कोठरी में आई। मैं फिलहाल इस कोठरी में अकेली थी क्योंकि मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। उसने कहा कि तेरा नाम ही है रीना? मैंने कहा कि जी। वह बोली, वही जो अपने पति को मार कर आई है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा, उसको किसी दुश्मन ने जहर दिया था। मैं तो उसको दिल से अपना हमसफ़र मानती थी, ऐसा क्यों करती भला? उसने कहा कि सफायत भी थी। उसने मुझे गौर से देखा। उसने कहा कि तो तू भला की खूबसूरत, खैर अब तूने मारा हो या किसी और ने, वह तो मर गया है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है? मैं हैरान हुई कि मैं जेल में हूँ और यह मुझसे यह क्यों पूछ रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अब जेल में ही गुजरने वाली थी। मुझे यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि कभी कभी जिसका कोई भी सहारा नहीं होता या फिर केस लड़ने वाला कोई नहीं होता, उसके लिए केस पुलिस लड़ती है और उसे निकाल लेते हैं। शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर आ जाती। मैंने कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वह कुछ खा रही थी और मेरी बात सुन रही थी, और ऐसे खा रही थी जैसे कोई जानवर खाता है। चिकन की बोटियां हाथ में उठाकर अपने मुंह से नोच नोच कर खाने में बिजी थी। उसने कहा, और क्या करना चाहती है? मैंने कहा, मेरी माँ अकेली है, मेरी सारी बहनें अपने घर की हो गई है, मैं अपनी माँ के साथ जाकर रहूँगी।
मैं अपनी सभी बहनों से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, कोई नौकरी कर लूँगी। उसने कहा, और क्या करेगी? मैंने कहा, और अपनी माँ का ख्याल रखूँगी और ज़माने में जो मेरे खिलाफ बातें हो रही है उन्हें गलत साबित करूँगी। उसने कहा, अच्छा, धंधा करेगी? जब उसने यह बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? यह आप क्या कह रही हैं? उसने कहा, सीधी सी बात है भाई, सीधे तरीके से कह रही हूँ। उसने मुंह में से हड्डी निकालकर एक तरफ फेंकी। इतनी तो खूबसूरत है, यह काम तेरे लिए सबसे अच्छा है। मैंने कहा, नहीं, मैं शरीफ खानदान से हूँ। उसने कहा, हाँ, तभी तो अपने पति को मार के आई है। मैंने कहा, मैंने अपने पति की जान नहीं ली है। मैं जोर से चिल्लाई तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, धंधा करेगी या नहीं? मैंने कहा, यह सब कुछ करते हो तुम यहाँ पर? उसने कहा, हाँ, करते हैं। जब तेरे जैसे कोई खूबसूरत लड़की आ जाती है तो फिर करना पड़ता है, वरना तो यहाँ पर सारी उजरी हुई, बिगड़ी हुई, बूढ़ी औरतें आती है जिनके पास कुछ नहीं होता। उनसे बंदा काम ही करवा सकता है और तू कुछ करवा नहीं सकती। लेकिन तेरे जैसी पीस इस जेल में कभी कभी आती है। इस हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहते। अरे, हमारी पगार से तो हमारा 7 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता, इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। बेबी, यही दुनिया है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। उसने कहा, चल, मुझे तो तेरी रजामंदी जाननी थी। अगर तू आराम से मान जाती तो मामला जरा सीधा हो जाता, लेकिन अब तू आराम से नहीं मान रही तो फिर खैर है, हम जबरदस्ती कर लेंगे। मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि जैसे मैंने अपनी मौत देख ली है। मैंने कहा, क्या मतलब जबरदस्ती कर लोगे? उसने कहा, फिर और क्या करे, मौका नहीं जाने दे सकते। उसने 2 औरतों को बुलाया जो मुझे जबरदस्ती कहीं ले जाने लगी। यह समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, और वे मुझे एक जेल में बंद करके चली गई। लेकिन यह वह जेल नहीं थी जहाँ पर मैं पहले रह रही थी, पर एक छोटा सा ही कमरा था। मैंने सोचा, चलो, इज्जत के गवाह जाने से बेहतर है कि मैं कैद में ही रहूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी प्रवेश किया। मुझे नहीं पता था कि वह कौन है, पर शक्ल से पुलिस वाला लग रहा था। पुलिस की वर्दी में नहीं था। इस जेल के अंदर मुझ पर वह जुल्म भी हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में अभी भी मेरे पति की यादें थी। मैं उसे वफा करना चाहती थी, जबकि मैंने उसके साथ मुश्किल से आधा घंटा ही गुजारा था। मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था। वह कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था, कितनी जवान मौत थी। कैसे बर्दाश्त कर सकती थी मैं यह सब कुछ? बहुत परेशान थी। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, मुझे यहाँ फेंका गया। पर आप जब सोचते हैं कि इससे बुरा क्या होगा तो इससे भी बुरा हो जाता है। इंसान सोचता है कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा मुश्किलें में आपको डाल देती है। और मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे वापस मेरी कोठरी में फेंक दिया गया। वहाँ पर कोई औरत नहीं आई थी। अब वह मेरे साथ रहने वाले थे और मेरी हालात भी बड़ी बुरी थी। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। यह शायद अच्छी औरत थी जो बाकियों की तरह मुझ पर ताना नहीं कस रही थी, क्योंकि उसने मेरी हालात देखी थी, कितनी बुरी थी। उसने कहा, यह दुनिया ही ऐसी है, तो यह समझ के बड़ी जेल से निकल के छोटी जेल में आ गई है। तेरी जैसी खूबसूरत हसीन लड़की, वह भी बेवा, जिसके सिर पर ना बाप है ना भाई, तेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। यहाँ पर आ गई है तो बच जाएगी। 1-2 जगह भटकेगी, अगर बाहर रहती तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रहती। मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी बातों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। उल्टा वह मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैं चुपचाप बैठी रही। अब मैं और क्या कर सकती थी? औरत आखिरकार क्या कर सकती है सिवाय रोने के? वह कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, यह अलग बात है कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और शायद मैं उन औरतों में से नहीं थी। मेरी जिंदगी जेल में गुजर रही थी। मेरे साथ बुरे से बुरा हो गया था। मेरी आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे। खाना तब खाते थे जब भूख से बेहोश होने वाली होती थी। क्या यह थी मेरी जिंदगी? क्या मैंने ऐसे ही जीना था, या मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए था? इस जेल में मेरी इज्जत के साथ साथ बार बार खेलने लगे वह जेलर औरत। सबके साथ ऐसा ही करते थे। मेरे अलावा फिलहाल यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, इसलिए उसकी सारी नज़र मुझ पर ही थी। वह मुझ पर जुल्म भी करती, मुझसे यह सब भी करवाती, मुझे ताने भी देती
लेकिन मुझे और कोई काम नहीं करवाते थे। कहते थे कि खूबसूरत खराब नहीं होनी चाहिए। एक दिन मैं सब्जी काटने बैठ गई तो उसने मुझे उठा दिया और कहा कि यह सब नहीं कर। वह तो मुझे धूप में निकलने भी नहीं देते थे। मैं हैरान होती थी कि यह किस किस्म की औरत है, यह किसकी माँ है, किसकी बीवी है। उसने अपने बच्चों की क्या हालत की होगी। इसको सारे जेल की औरतें बद्दुआ देती थी, कहती थी कि मर जाए, और फिर एक दिन जाने किसकी बद्दुआ लग गई कि वह जेल की छत से गिर गई। इस वक्त वहीं पर कोई औरत नहीं खड़ी थी। अगर कोई भी खड़ी होती तो उसे वहीं से धक्का देना पड़ता, अपना फर्ज समझती। लेकिन शायद वह खुद ही पाँव पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर गई, और उसके बाद उसकी आंख शायद जहन्नम में ही खुली होगी। लेकिन हमें ज़्यादा दिन का सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद फिर से एक बहुत ही सख्त किस्म का जेलर औरत यहाँ पर आई। पर यह इससे कोई उल्टा काम नहीं करवाती थी। मेरे अच्छे काम की वजह से और कम उम्र की वजह से फिर से मेरा केस ओपन कर लिया गया है। जिन्हें नए नए वकील बने होते हैं और उनको ऐसे केस की फाइल दे दी जाती है जिनका कोई भी नहीं होता, तो वह केस लड़के तजुर्बा हासिल करते हैं। मेरी फाइल भी शायद किसी वकील के हाथ लगी थी। वह भी एक औरत थी। उसने मुझे मुजरिम माना और मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा कि यह बात तो कोई पागल भी समझ सकता है कि अगर किसी औरत की शादी इतने अमीर आदमी से हो रही हो तो वह पहले ही रात उसे जान से क्यों मारेगी, जबकि अगर वह उसकी बीवी बनी रहेगी तो उसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जब किस्मत में कुछ बुरा होना होता है तो इस तरह की बातें एक तरफ चली जाती है और उन पर कोई गौर भी नहीं करता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने वाकई मेरी मदद की और 10 महीने के ट्रायल के बाद मुझे जेल से आज़ादी मिल गई। मैं पूरे 2 साल के बाद बाहर निकली थी। जब मेरी शादी हुई तो इस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी, और जब मैं तक करीबन 2 साल की होने वाली थी। अभी भी खूबसूरत थी और कुंवारी तो रही नहीं, लेकिन खूबसूरत जरूर थी। सोचा कि किसी की बीवी बनकर बाकी की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारूंगी। अपनी माँ से मिलना चाहते थे। मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, लेकिन मेरी आज़ादी की खबर मेरे घर वालों को दे दी गई थी। यह उस वकील ने बताया था। खैर, मैं अपने घर चली गई तो वहीं पर मेरी एक बहन बैठी थी, जो मेरी तीसरे नंबर वाली बहन थी। शायद माँ से मिलने आई थी, लेकिन वह कभी मिलने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसका पति बहुत सख्त था। वह उसे बाहर आने जाने नहीं देता था। खैर, मैंने उसे देखा तो गले से लगाने की कोशिश की। आखिर मैं अपनी बहन को इतने अरसे बाद देखी थी, लेकिन उसने मुझे दूर झटका दिया और कहा, तू कहाँ से आई है? कल मोहल्ले में तेरी वजह से हमारे सारे खानदान की इतनी बेइज्जती हुई और तू मुंह उठाकर यहाँ आई। मैंने कहा, अपनी माँ से मिलने आई हूँ। उसने कहा, कौन सी माँ? तेरी माँ? माँ भी इस दुनिया में नहीं है। वह तो जवानी की बातें सुन सुनकर ही मर गई, और तेरी वजह से मुझे तलाक हो गई। सबने कहा कि तेरी बहन ने अपने पति को जान से मार डाला, तो तू भी अपने पति को जान से मार देगी। यह घर अम्मी ने मेरे नाम कर दिया है। मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तू यहाँ से जा सकती है। उसने तो मुझे अंदर पाँव भी रखने नहीं दिया, बाहर से ही सब कुछ खत्म कर दिया, जीते जी मार डाला। मैं हैरान रह गई। बाद में पता चला कि उसने इस घर के बदले में किसी और शख्स से शादी की है। यानी किसी शख्स को यह कहा है कि वह यह घर उसके नाम कर देगी, बस वह उससे शादी करे और उसका और उसके बच्चों का खर्चा उठाए, क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था। और आज कल में ही उसकी शादी थी। यह सब मुझे सामने वाले आंटी ने बताया, जिन्होंने मुझे देखा था। मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लिया, लेकिन मैं वहाँ हमेशा नहीं रह सकती थी। मोहल्ले वालों तक यह बात पहुँच चुकी थी कि मैं वापस आई हूँ। अब वह मुझसे बात करना चाहते थे, पता नहीं किस लिए। या तो सारी कहानी जानने के लिए और या फिर मुझे ताने देने के लिए। और मैं उन दोनों की ही मूड में नहीं थी। मेरी ज़िंदगी तो जैसे बर्बाद हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया था। मैं तो सिर्फ इस बात से खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। क्या मुझे इतनी बुरी नज़र लगी थी कि मेरी अभी भी बचत नहीं होने वाली थी? मुझे अभी भी कहीं सुकून मिलने वाला नहीं था। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? मैंने अपनी बहन से कहा कि देखो, शाम होने वाली है, मुझे एक रात के लिए तो रुकने दो। यह वही घर है
जहाँ हम सब ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। हमारा बचपन इस घर में गुजरा है और जवानी भी। हम लोग इसी घर से दुल्हन बनकर विदा हुए थे। इतना जुल्म नहीं करते हैं। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें एक रात भी यहाँ रुकने दिया तो मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पति, मेरे बच्चों के बाप ने छोड़ दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब तुम क्या चाहती हो कि मेरा मंगेतर भी मुझसे नाराज हो जाए, वह भी मुझे छोड़ के चला जाए। वह भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है, उसकी 2 बीवियाँ हैं, फिर भी वह मुझसे शादी कर रहा है। वह भी लालच में आके। मेरे हालात तुमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था, मगर मेरे साथ तो 3 थी। मेरी बहन थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ़ कर दो, फिर यहाँ से चली जाऊँ। मैंने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया, यह तुम्हें भी पता होगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि एक इंसान खुद मुसीबत में पड़ा है, वह किसी और के लिए मुसीबत कैसे बन सकता है। वह तो खुद इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। क्या मेरे लिए यह सब कुछ आसान था कि मेरा पति शादी की रात को ही मर गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया, वह भी इतने अच्छे से। यह तो ऐसा ही था कि अभी मैंने अपने ख्वाबों को पूरी तरह से जिया भी नहीं था, मुझे झटके से जगा दिया गया था। मैं इधर उधर फिरती रही और रात हो गई तो सड़क पर बैठकर रोने लगी। अब मैं कहाँ जाती, किधर जाती। शायद इस औरत ने ठीक ही कहा था कि वह दुनिया बड़ी जेल है और तुम छोटी जेल में आ गई हो। वहाँ पर तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि अब रात थी और मैं एक इतनी खूबसूरत लड़की सड़क पर बैठी थी, अकेली और बेसहारा। मेरा घर, जहाँ मेरी एक बहन भी थी, वह यहाँ से 2 गलियों के फासले पर था, लेकिन मैं पनाह के लिए वहाँ नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत भूख भी लगी थी। आसमान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है। जब मैं इस जेल में भी थी तो मुझे बहुत से लोग मिले। मैंने उन सबसे बारी बारी मदद की अपील की थी। एक शख्स को मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी, बस मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल लो। यह उस दिनों की बात है जब मैं जेल से निकला चाहती थी, लेकिन साल में ऐसा वक्त भी आया जब मैं वहाँ पर रहने की आदत हो गई थी। तो उस आदमी ने मुझे कहा था कि मुझे घंटी बजाने का शौक़ है, लेकिन गले में पहनने का शौक़ नहीं। वैसे भी मेरी पहले से एक बीवी है। पता है कि कौन ऐसे पति होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ इतने बड़े धोखे करते हैं, और वह मासूम औरतों को कौन होती है जिनको इस बारे में पता नहीं चलता और वह फिर भी उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मुझे तो लगता है कि औरतों की ऐसी बातों का पता होता है, लेकिन वह मजबूरी में कुछ नहीं बोलती। वह मजबूरी है तो वह इंसान को जगह जगह जलील करवाती है। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह मेरी तरफ देख नहीं रहा था। शायद वह कोई फकीर था, शायद वह भीख मांगता मांगता फिर रहा था। मैं सोचने लगी, क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होगी? क्योंकि अब अगर मुझे जिंदा रहना था तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्या मैं भी सड़कों पर भीख मांगती फिरेंगी? यह वही मोहल्ला, वही शहर था जहाँ पर मेरी जवानी और बचपन गुजरा था। यहाँ पर मेरी सहेलियाँ थी, रिश्तेदार थे, टीचर्स थी, दुकानदार भी मुझे जानते थे। क्या वो सब मुझे भीख मांगते हुए देखते? क्या सोचते मेरे बारे में और मैं क्या करती? मैंने सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। शायद मुझे बहुत पहले भी खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ऐसी ज़िंदगी से तो बहुत अच्छी थी, ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था जब मेरा पति मर गया। उसके साथ मेरी भी लाश निकलती तो मुझ पर इतने जुल्म तो ना होते। हाँ, यह बात मैंने पहले क्यों ना सोची, लेकिन अब अगर मेरे दिल में यह बात आई थी तो मुझे इस पर अमल भी करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बस सुबह हो जाती और मुझे मौत का कोई बहाना मिल जाता। लेकिन अभी वहीं पर बैठी रो रही थी कि कुछ बहुत अजीब हुआ, इतना अजीब कि जिसके होने की उम्मीद ना थी। जब पलट कर देखा तो कदम तले से जमीन निकल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं हैरान रह गई, यह तो वही फकीर था जो थोड़ी देर पहले सामने था। मैं डर के पीछे हट गई, मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि कौन हो तुम,
क्या चाहते हो मुझसे? उसने कहा कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसी मोहल्ले का हूँ, यहाँ पर भीख मांगते हुए काफ़ी बरसों हो गया। उसकी आवाज़ जवान लग रही थी, लेकिन हुलिया बूढ़ा सा। मैंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? मजबूत तरीके से पेश आ रही थी। कहने लगा कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि अच्छा, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसीलिए मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मैं बदनाम हूँ, मुझे लोग मनहूस कहते हैं, यहाँ तक कि कातिल भी समझते हैं। जेल काट के आई हूँ, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने कहा कि तुम जो भी समझ लो, पर क्या तुम यह नहीं जानती कि अब अगर किसी ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या होगा? मैं खामोश हो गई, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो, फायदे में रहोगी। मैंने कहा कि मुझे फायदा नुकसान की नहीं पड़ी, मेरे साथ इतना कुछ हो गया कि अब मुझे फायदा या नुकसान से क्या है। उसने कहा तो फिर मेरे साथ शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक तरफ बैठ गई और रोने लगी। क्या मुझ पर यह दिन आ गए थे कि मैं एक फकीर से शादी कर लेती? लेकिन मैं जिंदगी की ऐसी ऐसी हकीकत देख के आ रही थी कि अब सोचने बैठना भी गुनाह था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस बात पर वह ज़्यादा खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि फिर आओ मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गया। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन चेहरे से क्या फर्क पड़ता था। हमारी शादी हो गई। मेरे सामने बस शादी के पेपर आए थे और मैंने दस्तखत कर दिए थे। मैंने उस पर कुछ भी देखा या पढ़ा नहीं था। उसने कहा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे उससे सफाई देने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस पनाह चाहिए थी, 2 वक्त की रोटी और इज्जत चाहिए थी। वैसे भी जितना कुछ मेरे साथ हो चुका था, मुझसे कोई और शरीफ आदमी शादी नहीं करते। मेरी खूबसूरती मेरे लिए लानत बन गई थी और मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया था। मेरी किस्मत में सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं लिखा था। मेरी किस्मत थी, पर मैं हैरान हुई कि वह मुझे शादी करके घर ले आया। एक बेड था एक कमरे में, जिसके ऊपर स्टेज भी लगी हुई थी। मैं हैरान रह गई कि इस फकीर के पास एक घर और सब सामान कैसे पूरा कर लिए। खैर, मैं यहाँ पर बैठ गई। वहाँ पर कुछ कपड़े भी रखे थे। उसने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम जैसे भी हो, मेरे लिए तो मेरी दुल्हन हो। मैं भी मुंह हाथ धो के आता हूँ। मैं सोचने लगी कि हाँ, इसको मुंह हाथ धोने की जरूरत है। मैं तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसको सामने देखकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप तो मर गए थे, अब यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह फिर से मेरे पास बैठा था। मैं फिर से चीख उठी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। उसने कहा कि मैं मरा नहीं था, मुझे जहर दे दिया गया था, लेकिन मैं जिंदा था। पर मैंने डॉक्टर्स को कहा कि वह मुझे मरा हुआ साबित करे। और उसके बाद क्या तुमने मेरा मरा हुआ चेहरा देखा था? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा भटकाया गया, ऐसा घुमाया गया कि मैं तो कुछ भी ना देख सकी। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के अपने आप को मरा हुआ साबित किया था, क्योंकि अगर मैं बच जाता तो वह सारे मिलकर फिर से मेरे खिलाफ साजिश करते। उन्होंने बहुत बड़ा जाल बिछाया था मेरी जायदाद हासिल करने के लिए। मेरे सौतेले बहन भाई और सौतेली माँ ने यह सब कुछ किया था। उन्होंने तुम्हें भी एक तरफ कर दिया और तुझे भी भटका दिया। मैं बच तो गया था, लेकिन यह जहर ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। मैं 2-2.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पता नहीं किस तरह से मुझे बचा लिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद की थी। मेरी सेहत का सफ़र बहुत ही सुस्त रफ़ी से चल रहा था। रोज़ ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, और ना जाने कितने वर्षों के बाद मैं ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर पता चला कि तुम्हें जेल में भेज दिया गया है। मैंने ही उस वकील औरत को वहां पर भेजा था और तुम्हें निकलवाया था। तुम्हें निकालना भी बहुत मुश्किल था और मैं अपने आप को जिंदा साबित नहीं करना चाहता था। मैंने किसी तरह तुम्हें बाहर निकलवाया और तुम्हारे पीछे पीछे ही था। फकीर का हुलिया बनाकर आया था। उन लोगों ने जिस जायदाद पर कब्जा किया है वह शायद 80 बीघा है, लेकिन अभी भी 31 पर जायदाद मेरे पास है। लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। वह लोग कभी हमें जीने नहीं देते।
इसीलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे वापस मिल गई हो और हम दूसरे शहर चले जाएंगे जहाँ मेरे पापा का एक और बंगला था और कोई थोड़ा बहुत कारोबार भी हम उधर ही करते रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो कि हम यह सब करने में मुझे बहुत वक्त लग गया, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझे याद थी। मैं फूट फूट के रोने लगी। मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह भी अजीब सी हालत में आ गया। उसने कहा कि यह सबको एक ख्वाब समझ के भूल जाओ, लेकिन फिर भी हम लोग साथ थे और हमारा साथ ही हमारी ताकत बना। कैसा लगा यह दर्द भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।